अब हम देखने के लिए जा रहे हैं कि राष्ट्र की भाषा। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय राष्ट्र का क्या भाषा होना चाहिए, देश की क्या भाषा होगा, उस पर चर्चा हो रहा था। हम इसमें देखने के जा रहे हैं कि किस तरह एक व्यक्ति ने, है ना, जो हिंदी भारत का लगभग सभी लोगों के द्वारा, पूरे भारत के लोगों के द्वारा मान लिया गया था कि यह राष्ट्रभाषा होगा, किस तरह एक लोग के गलत वक्तव्य के कारण, है ना, एरोगेंस के कारण यह हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, है ना। इसके लिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है? जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हो, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है ना। पहले हमें जब हम एक राष्ट्र बना रहे हैं तो हमने बहुत से चीज़ों पे जो चूँकि हम लोग जानते हैं, है ना, हमारे देश में सैकड़ों 100 से ज़्यादा भाषाएं हैं। संविधान तो 22 भाषा को मान्यता दिया है, लेकिन हमारे देश में 100 से ज़्यादा भाषाएं हैं, है ना। हमारे देश में लगभग 550 से ज़्यादा बोलियां हैं। हमारे देश में कई संस्कृतियां निवास करती है, कई संस्कृतियां आपस में फल और फूल रही है ना। इन सभी को अगर हमें एक देश बनाना है, एक देश, एक विशाल देश है हमारा, है ना, एक विशाल संस्कृति है हमारा, एक विशाल भाषा के हम लोग लेके चलने वाले लोग हैं, है ना। इन सब चीज़ों को रहते हुए अगर हमें एक राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, हमें सभी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। उस समय हमारे जब संविधान बन रहा था, देश को एक करना था, तो हमारे संविधान निर्माताओं के मन में सामने यह प्रश्न उठता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत अलग अलग है, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग बोलियां बोलते हैं, तो हम एक राष्ट्र कैसे निर्माण कर सकते हैं, ये प्रश्न उठता है। फिर आए कहते हैं कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। क्योंकि जबकि एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते। कहते हैं कि हम एक दूसरे का भाषा तक नहीं समझ रहे हैं, है ना, तो हम कैसे समझेंगे एक दूसरे को, है ना, हम कैसे सुनेंगे एक दूसरे को जब हम एक दूसरे का भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो आए कहते हैं संविधान सभा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई। संविधान सभा में जो भाषा के मुद्दे हैं इस पर कई महीनों बहस, लगभग इस पर 3 साल तक बहस होते हैं और हम इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं कि हमारा भाषा क्या होगा, हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या होगा, है ना। और भाषा के मुद्दा जो था, है ना, इस पे थोड़ा एरोगेंसी आ गया। जो हिंदी क्षेत्र के लोग थे उनके मन में एरोगेंसी आ गई, जिसके कारण क्या हो गया, इसमें ना बदलाव आ गया, है ना, लोगों के मन में सोच में बदलाव आ गया, है ना। इसी चीज़ को लेकर कभी कभी उन लोगों के बीच में बहुत बार जो तनातनी हो जाता है, एक हॉट डिबेट हो गया था, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, है ना। खासकर महात्मा गांधी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। और वह कौन सी भाषा था, है ना, वह था हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी क्या है? हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी, है ना। आगे है, देखिए, अगर हम बात करते हैं इन चीज़ों को कि भाषा को लेके, तो 1930 के दशक तक यह एक सर्वमान्य बात था कि जो हिंदुस्तानी भाषा होगा, है ना, वह क्या होगा कि हमारा जो भारतीय है, भारत का राष्ट्रभाषा होगा, है ना। यह राष्ट्रभाषा क्यों होगा? क्योंकि जो हिंदुस्तानी भाषा था यह मिल के बना था हिंदी और उर्दू से, है ना। हिंदी और उर्दू के मेल से बना हुआ भाषा था कौन सा? हिंदुस्तानी। और इस हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा खासियत क्या था कि भारत में जितने भी संस्कृति है, जितने भी भाषा है, उनके शब्द लिए गए थे इसमें, है ना। तो जितने भी अन्य लोग थे, अन्य भाषी लोग थे, उनको इस बात का मतलब ज़्यादा चिंता नहीं था। क्योंकि जो भाषा भारत राष्ट्रभाषा होने वाला था उनमें हर एक भाषा का शब्द था, हर एक संस्कृति का शब्द था, है ना। हर एक संस्कृति का जो व्यवस्था है उसमें समाया था उस हिंदुस्तानी भाषा में। लेकिन समस्या क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है ना, बहुत तरह के स्रोतों ने नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए, है ना। उसमें विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे। हम हिंदुस्तानी के बारे में बात करें, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा कौन सा भाषा है ना, वह भारत का भाषा है ना। वह हिंदी और उर्दू और बहुत सी जो भारतीय भाषा है उससे मिल के बना है ना। यह भाषा बहुत सांस्कृतिक भाषा थी, है ना। लगभग भारत के लगभग समुदाय के बीच में यह जो है ना एक जो संचार का मतलब बातचीत करने का, है ना, एक दूसरे को समझने का बेहतर भाषा हो सकता था,
है ना। वह हिंदू और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती थी। यह किनका कथन था? यह महात्मा गांधी का कथन था कि हिंदुस्तानी एक मातृभाषा है जो हिंदी को दक्षिण, उत्तर को दक्षिण से, है ना, हिंदुओं को मुसलमानों से, भारत में रहने वाले जितने भी समूह हैं सबको एक दूसरे से जोड़ने का क्षमता रखता है ना। लेकिन समस्या कब शुरू होता है? देखिए, समस्या शुरू होता है 19वीं सदी के आखिर से। एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी, है ना। जैसे 19वीं सदी का शुरुआत होता है ना, अंतिम 20वीं सदी जब चल रहा होता है ना, वहाँ पे क्या समस्या होने लगता है कि जो हिंदुस्तानी भाषा है उसके स्वरूप में, है ना, उसके रूप में, उसके स्वभाव में बदलाव होते रहता है ना। बदलाव क्या है? धर्म के आधार पर हम देखिए कैसे होता है। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी, है ना। इसमें अंग्रेजों ने बहुत ही बेहतरीन गेम खेला। बेहतरीन गेम क्या था कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, है ना, और दोनों के कान में एक चीज़ भरने में वह सफल रहा कि हिंदुओं का भाषा कौन है? हिंदी है, और उर्दू क्या है? मुसलमानों का भाषा है ना। इसका परिणाम क्या हो गया? एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी, है ना। जब लोगों के मन में, हिंदुओं के मन में, है ना, जो व्याकरण लिखने वाले थे, जब उनको यह बात समझ में आने लगा, मतलब उन्हें दिमाग में डाल दिया गया कि हिंदी क्या है? हिंदुओं का भाषा है, तो उसमें जितने भी अलग अलग शब्द थे, फारसी हो गया, है ना, अरबी हो गया, है ना, और भी जो संस्कृति के और जो अन्य भाषा थे उनके शब्द उसमें से निकाल दिए गए और उसको संस्कृत के पास ले जाके रख दिया गया, है ना। दूसरा क्या हो गया? उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। जैसे हिंदी, अब मुसलमान ने क्या किया? उर्दू को फारसी के नज़दीक लेते चला गया, है ना। अब क्या हो गया? यहाँ पे हम भाषा का भी धार्मिक पहचान होने लगा, है ना। किस आधार पे? राजनीति के आधार पे। यहाँ पे भाषा भी क्या बन गया? राजनीति का हिस्सा बन गई, है ना। लेकिन यहाँ तक होने के बावजूद भी हिंदुस्तानी के प्रति महात्मा गांधी की जो महात्मा गांधी का विश्वास था उसमें कमी नहीं आया। वो फिर भी हिंदुस्तानी भाषा को अभी तक बेहतर मान रहे थे, है ना। अभी भी उनका मानना था कि हिंदुस्तानी ही एकमात्र भाषा है जो क्या हो सकता है? भारत का राष्ट्रभाषा हो सकता है, भारत के लोगों को जोड़ने का एक जरिया हो सकता है, तरीका हो सकता है ना। वह कौन सा भाषा है? हिंदुस्तानी। ये सब होने के बावजूद भी महात्मा गांधी का विश्वास कम नहीं हुआ था, है ना। अब हम लोग आगे अगला टॉपिक देखते हैं, हिंदी की हिमायत। क्या देखते हैं? हिंदी की हिमायत मतलब हिंदी के जो समर्थन में कौन कौन थे, है ना। एक व्यक्ति हैं आर.वी. धुलेकर, है ना। ये तो वैसे थे कांग्रेस के सदस्य थे, है ना, जो वर्तमान यूपी है, यहाँ के सदस्य थे। यहाँ से वो संविधान सभा के नेता चुने गए थे, है ना। इनके कारण ही हम देखेंगे, है ना, इनके वक्तव्य के कारण जो दक्षिण भारतीय महाराष्ट्र के लोग हैं, जो नेता लोग हैं, क्या है, उनके मन में हिंदी के प्रति शक पैदा होने लगता है ना। शक जन्म लेता है और वही शक कारण बनता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाता है। हम लोग उसको आगे देख रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं कि संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में जब शुरुआती होता है तो भाषा पे चर्चा होता है ना। उसी समय में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। आर.वी. धुलेकर साहब कहते हैं कि हम संविधान लिख रहे हैं तो संविधान लिखने में जिस भाषा का प्रयोग होगा उस भाषा में हमें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? हिंदी का, है ना। अब ध्यान रखना है, हमारे देश में, पूरे संपूर्ण देश में कोई एक भाषा बोलने वाले सभी लोग नहीं हैं, है ना। हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में क्षेत्र बदलता है, भाषा बदल जाता है, खान पान संस्कृति बदल जाता है ना। वहाँ पे अगर इस तरह का डिमांड मतलब रखेंगे, आप यह बोल सकते हैं कि यहाँ तक ठीक है कि इस्तेमाल किया जाए, यहाँ तक तो ठीक है ना। लेकिन जब इनका विरोध किया गया, है ना, तो ये जो पलट कर जवाब देते हैं यही थोड़ा मामला गड़बड़ा देता है ना। क्या होता है आप आगे सुनिए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो धुलेकर ने पलट कर कहा, इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं, मतलब जो लोग संविधान लिखने के लिए बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है। एकदम कठोर हो जाते हैं व्यक्ति। जो आर.वी. धुलेकर साहब है एकदम कठोर हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर आपको हिंदी नहीं आती, हिंदुस्तानी नहीं आती है तो आप संविधान सभा में बैठने के योग्य नहीं है ना। आए कहते हैं कि आपको चले जाना चाहिए, कहाँ से, सभा को छोड़ के चले जाइए, है ना। आप यह किस तरह का टिप्पणी है? यह एरोगेंस वाला टिप्पणी है ना, यह घमंड वाला टिप्पणी है
इसी टिप्पणी, यही टिप्पणी पूरा मामला खराब करता है। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। क्योंकि संविधान सभा है, इस तरह एरोगेंसी के साथ बात करते हैं तो वहाँ पे हड़कंप मच जाता है, हंगामा मच जाता है। बाकी सदस्य इस चीज़ का बहुत गंभीरता के साथ विरोध करते हैं, है ना, हो हल्ला होता है ना। फिर उस हो हल्ला को शांत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को सामने आना पड़ता है ना। फिर और क्या करते हैं वो, अपने लोगों को समझा के, जो नेता गण होते हैं उन्हें समझा के, है ना, फिर से शांति स्थापित करते हैं, है ना। और इसी एक स्टेटमेंट के कारण कि वापस चला जाना चाहिए लोगों को, है ना, अगले 3 साल तक भाषा के, जब भाषा वाला समस्या आता है तो जो सदन है, संविधान सभा है, वहाँ के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, लोग गुस्से में हो जाते हैं, है ना, और एक भाषा पे कभी भी सहमत नहीं होते हैं। और 3 साल तक इसमें बहस होता है और हम 3 साल तक में भी हमारे नेतागण इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते हैं। आगे कहते हैं, तकरीबन 3 साल बाद 13 सितंबर 1949 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया, है ना। अब फिर से बहस हो रहा है 13 सितंबर 1949 को फिर से धुलेकर साहब उठ खड़े हुए, है ना, और फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि फिर से एक हंगामा टाइप हो जाता है, माहौल बन जाता है ना। क्या कहते हैं, तब तक संविधान सभा की और एक चीज बात ध्यान रखना है, धुलेकर साहब ने जो वो टिप्पणी की थी हिंदी को लेके, थोड़ा कठोर टिप्पणी हो गया था, तो उसके बाद क्या क्या था, जो संविधान सभा थे उन्होंने एक समिति गठित किया, है ना, और उस समिति का नाम दिया भाषा समिति। उनको जिम्मेदारी क्या दिया गया कि आप क्या करेंगे, जो विरोधी पक्ष है और जो इसके समर्थक पक्ष है, दोनों के बीच में क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना, दोनों से समर्थन जुटाएंगे और दोनों के बीच में क्या समस्या है, भाषा को लेके जो परेशानियां हैं उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला विकसित करेंगे, मतलब आप एक तरीका निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए उन्होंने जो समिति था, भाषा समिति था, है ना, उन्होंने इसके लिए काम भी किया, है ना, और उन्होंने एक फॉर्मूला भी, तरीका भी निकाला, है ना। और तरीका क्या था, समिति ने क्या सुझाव दिया था, जो समिति ने सुझाव दिया, जो देवनागरी लिपि है, लिपि में लिखी हिंदी भारत की क्या होना चाहिए, राजकीय भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजकीय भाषा का अर्थ होता है ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, है ना। परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया, है ना। उन्होंने सुझाव दिया कि आप राजकीय भाषा के रूप में रखिए, लेकिन घोषणा नहीं किया, है ना। क्योंकि समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। समिति ने भी, है ना, एक तरफा निर्णय न लेते हुए उन्होंने दोनों पक्षों से बात करते हुए, समर्थन वाले पक्षों से और विरोधी से बात करने के बाद उन्हें क्या लगा कि हमें हिंदी को एक ही बार नहीं थोप देना है ना, हमें हिंदी, अगर हमें राष्ट्रभाषा बनाना है तो धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज बनाना है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आने वाले 15 साल तक जितने भी सरकारी काम होंगे, मतलब केंद्रीय स्तर पर, वह अंग्रेजी में ही जारी रहेगा, जो अंग्रेजी चल रहा था उसी में जारी रहेगा। और जो प्रांत है, मतलब जो राज्य है ना, उन्हें छूट दिया गया कि आप अपने क्षेत्रीय भाषा को चुन सकते हैं। अगर आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा को आगे लेकर आना तो क्षेत्रीय भाषा को लेकर आइए, नहीं तो आप इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकते हो, जो अंग्रेज का भाषा था, है ना। तो संविधान, तब इस पे क्या होता है, जो संविधान सभा होता है, जो भाषा, इस पर संविधान सभा की जो भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्वश्रेष्ठ स्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था, है ना। अब चूंकि जब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को रख लिया गया, तो जो बाकी विरोधी पक्ष भी थे वह हिंदी का विरोध इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें हिंदी नहीं आ रहा है, वह हिंदी का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो धुलेकर साहब है उनका स्टेटमेंट थोड़ा एरोगेंस टाइप का हो गया था। हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह के बात होते हैं हिंदी को लेके, इसलिए हमने ऐसा बोला कि क्योंकि सभी लोग, चूँकि जब हम आज़ादी के माहौल में थे, जब हम आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया था कि जब देश आज़ाद होगा तो हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा होगा। लेकिन चूँकि थोड़ा टोन इनका थोड़ा हाई हो गया, तो वैसी टोन के कारण लोग क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जो अन्य भाषी लोग हैं थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, है ना। जब ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया हिंदी को, तो बाकी सभी सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया, है ना। और ये बहुत बेहतरीन वैसे पक्ष भी था, मतलब तरीका भी था। आगे क्या कहते, आगे हम लोग पढ़ते हैं, धुलेकर के बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे, है ना। जो धुलेकर साहब थे, आर.वी. धुलेकर साहब, है ना, चूंकि जो भाषा समिति है मामले को शांत करना चाहते थे और उन्होंने शांत करने में बहुत हद तक सक्षम भी हो गए,
है ना। धुलेकर साहब क्या, लेकिन धुलेकर साहब क्या इससे खुश होंगे? नहीं होंगे, है ना। वो इससे कभी भी राजी नहीं थे, खुश नहीं थे। लेकिन वो कहते थे कि वे चाहते थे कि हिंदी को क्या राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, है ना। बोलते चलो नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आपने राजभाषा घोषित किया, हमें उस पर भी खुशी है ना, उस पर भी खुशी है। लेकिन इसके बाद भी धुलेकर साहब ने क्या किया, अपना जो टोन है हाई रखा, है ना। धुलेकर साहब क्या कहते हैं, ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं, है ना। फिर से अब मामला बिगड़ गया, है ना। फिर से उन्होंने एक मजाक बनाना शुरू कर दिया, उन लोगों पे थोड़ा टीका टिप्पणी शुरू कर दिया जिन लोगों ने जो बोलते कि महात्मा गांधी के हम समर्थक हैं, अनुयायी हैं, लेकिन वह हिंदी का समर्थन नहीं करते हैं। आए कहते हैं, जब वो भाषण दे रहे होते हैं, धुलेकर साहब कहते हैं, महोदय इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है ना। बोलता है कि हम ये भी स्टेप देख के हम बहुत खुश है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को रियायत दी गई है, मतलब जो बहुत से लोग कहा गया कि चूंकि एक भाषा होना चाहिए था, इसीलिए हिंदी थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला भाषा था उन समय में, जनसंख्या के आधार पर आज भी है, तो बहुत लोग कहते हैं कि उसको रियायत दे दी गई है। लेकिन धुलेकर साहब कहते हैं मैं इससे एक गलत बात है, मैं कहता हूँ रियायत नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी तरह रियायत नहीं है, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, धुलेकर साहब कहते हैं आगे, है ना। फिर अब ये जो अंदाज था धुलेकर साहब को बोलने का, थोड़ा हम पहले ही बात कर रहे हैं कि धुलेकर साहब थोड़ा हाई टोन में बोलते थे, इसके कारण क्या था, इसके कारण फिर जो लोग थे गुस्से हो जाते हैं, फिर हो हंगामा होने लगता है ना। वही आए कहते हैं कि बहुत सारे जो सदस्य हैं धुलेकर के बात करने के अंदाज से काफ़ी परेशानी हो रही थी, जो बहुत सदस्य थे, है ना। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के जो अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोक कर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी, है ना। जब धुलेकर साहब भाषा पे बोल रहे थे, भाषा के विचारों पे बोल रहे थे, तो उस समय जो अध्यक्ष संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने भी टोका कि आप अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना। और जो उनका टोन था उसे बाकी लोगों को भी थोड़ा समस्या हो रहा था, क्योंकि वो हाई टोन में बात कर रहे थे, थोड़ा एरोगेंसी वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, है ना। धुलेकर के बाद, है ना, कुछ लोग जो है ना इसका विरोध कर रहे हैं, है ना। और जब वो विरोध कर रहे हैं तो क्या बोल के विरोध कर रहे हैं, विरोध करके क्या करके बोल रहे हैं कि वर्चस्व का भय, है ना। वो टॉपिक खत्म होता है हमारा, दूसरा टॉपिक शुरू क्या होता है, वर्चस्व का भय, है ना। ये वर्चस्व का भय कहाँ से निकलता है, ये धुलेकर साहब के भाषणों से निकलता है ना। हम लोग उसको पढ़ते हैं। धुलेकर जो आरवी धुलेकर है कि बोलने के बाद मद्रास के सदस्य श्रीमती श्री दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलती हैं ये इनका बात सुनना बहुत ज़रूरी है ना। इन्हीं के बात से आपको महसूस होगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनने ही वाला था, लेकिन इन्हीं सब के कारण, धुलेकर साहब के भाषण के कारण, है ना, इन लोग के मन में थोड़ा होता है ना डर पैदा हो जाना, है ना, वर्चस्व का डर आ जाना, है ना। क्या कहती हैं दुर्गाबाई जी, अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हुआ या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है ना। धुलेकर साहब के सवाल पे कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, जो राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल है ना, यह लगभग सहमति तक पहुंच गया था, लेकिन एक विवादास्पद मुद्दा अचानक क्या है, यह भाषा क्या हो गया, विवादास्पद मुद्दा बन गया है ना। यह सही हुआ या गलत अलग बात है, जो भाषा का जो मुद्दा है जो विवादास्पद बन गया है, सही है या गलत, हम इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। हम आगे बात करना चाहता है उन लोगों के बारे में बात करना चाहता है जो हिंदी नहीं बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलने वाले क्षेत्र में नहीं रहते हैं, है ना। उन लोगों को क्या यह एहसास कराया जा रहा है, उन्हें महसूस कराया जा रहा है, यह झगड़ा है, क्या है यह झगड़ा है, यह क्या है, हिंदी भाषा जो भाषी जो इलाका है का जो रवैया है ना, असल में यह राष्ट्र की सदा संस्कृति पर कहते हैं कि जो अगर यह जो झगड़ा, जो भाषा वाला झगड़ा है ना, यह हमें एहसास करवा रहा है कि जो हमारा राष्ट्र क्या है, हमारे राष्ट्र में जो साझा संस्कृति है, मतलब एक से ज़्यादा संस्कृति एक साथ चल रही है
है ना। हमारे राष्ट्र में अन्य शक्तिशाली भाषा भी है ना। उस भाषाओं का प्रभाव कम करने के लिए, है ना, हिंदी को जबरदस्ती लादा जा रहा है, इस तरह का एरोगेंस का प्रयोग किया जा रहा है ना। यही बोल रहा है, यही क्या महत्वपूर्ण बात बोली है ना। ये दुर्गाबाई जी ने दुर्गाबाई कहती है कि सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। श्रीमती दुर्गा बताते हैं कि जो दक्षिण भारत है, इन सब रवैयों के कारण वहाँ हिंदी का विरोध ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो हिंदी का जो विरोध कर रहे हैं, उनका क्या मानना है कि हिंदी के लिए हो रहा प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है ना। वहाँ पे तमिलनाडु, आंध्रा, क्या बोलते हैं, तेलंगाना, वर्तमान में तेलंगाना, कर्नाटका और केरला, इन क्षेत्रों में हिंदी का विरोध किया जा रहा था, है ना। और विरोध करने वाले लोग क्या मान रहे थे कि अगर हम हिंदी अपना लेंगे तो जो हमारा राज्य का भाषा है ना, वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। वो दुर्गाबाई कहती है इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, है ना। बोलती है कि इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी, है ना, हमने महात्मा गांधी के कहने पर जो कहा, मैंने उनका पालन किया और हिंदी का जहाँ सबसे ज़्यादा विरोध था, मैंने वहाँ पे प्रचार जारी रखा, है ना। हमने सामना किया, हमने विरोधों का सामना किया, है ना। इसके लिए हमने स्कूल खोले, हमने कक्षाएं चलाई, है ना। लेकिन आगे कहती है हमने इतना तो मेहनत किया, है ना, हमने इतना मेहनत किया, लेकिन हमें मिला क्या, इसका नतीजा निकलता क्या है। बोलते हमें इसका नतीजा क्या निकलता है, ये, है ना। आगे दुर्गाबाई ने पूछी, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सकते में हूँ, है ना। वो कहती है जब शुरुआत हो रहा था, है ना, इस सदी के शुरुआत में हमने हिंदी को अपनाया था, पूरे संपूर्ण भारत ने हिंदी को अपनाया था, है ना, हिंदुस्तानी को अपनाया था। लेकिन अभी जब सभी सहमति की कगार पे हैं, तो हिंदी में हम हिंदुस्तानी भाषा में हम क्या देख रहे हैं, आक्रामकता देख रहे हैं, है ना। और यह आक्रामकता देखकर मैं बहुत ही आश्चर्य हूँ, डरी हुई हूँ, है ना। आगे कहते हैं दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर उस भाषा को बदला जा रहा था, उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को से निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों को बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है ना। वो बोले कि हमने तो हिंदुस्तानी को तो अपना लिया था, लेकिन क्या है, यहाँ पे हिंदुस्तानी में भी क्या है, परिवर्तन किया जा रहा है ना। इन्हें विभिन्न बहुत से जो क्षेत्र के जो भाषा उसमें जुड़े हुए थे, उन सबको निकाला जा रहा है। अब जिन क्षेत्रों के भाषा उसमें से निकाला जा रहा है, वहाँ के लोग क्या है, वहाँ के लोगों के मन में भय पैदा होना स्वाभाविक है, निश्चित है, होगा ही, है ना। आगे है, जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन या सम्मान की भावना का आह्वान किया, है ना। अब चूंकि भाषा का मुद्दा है ना, क्योंकि भाषा हर एक व्यक्ति को छूने वाला मुद्दा है ना। क्या है, भाषा बहुत हर एक व्यक्ति को छूने वाला मुद्दा है, इसीलिए जितने भी व्यक्ति होते हैं वहाँ पे बहुत एकदम तीखी चर्चा होती है, बहस बहुत गर्मा गर्म होता है ना। फिर भी जो वहाँ पे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वो लोग आह्वान करते हैं कि हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें, है ना। आगे कहते हैं, बम्बई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा, है ना, भाषा के विषय पे वो भी वक्तव्य देते हैं। वो क्या कहते हैं कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। कहते हैं कि शंकर राव देव कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ और महात्मा गांधी का अनुयायी हूँ, उसके नाते मैं हिंदी का समर्थन करता हूँ, हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप वैसा एक भी कदम आक्रामकता वाला मत उठाइए जिससे मेरे मन में जो पल रहे हैं, जो मेरे मन में जो संदेह पैदा हो रहे हैं, है ना, उन संदेह को बल मिले। इसी पे मद्रास के श्री टी रामलिंगम चेट्टियार कहते हैं कि जो कुछ भी किया जाए, है ना, एहतियात के साथ कीजिए,
है ना। कहते हैं कि अगर आपको हिंदी अपनानी है ना, या कोई हिंदी नहीं अपनानी है ना, तो आपको जो भी कदम उठाने हैं आप सोच समझ के उठाइए, है ना, आक्रामकता के साथ नहीं। आगे कहते हैं यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। बात सत्य है। क्या कहते हैं कि अगर आप सोच समझ के काम नहीं करेंगे, सोच समझ के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, है ना, या हिंदी का कोई भला नहीं कर पाएगा, इससे हिंदी को नुकसान ही होगा, है ना। चाहे लोगों के भय निराधार हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। कितना मस्त बात कहते हैं श्री टी रामलिंगम चेटियार कि अगर हिंदी के प्रति किसी के मन में आक्रामकता के कारण, वर्तमान आक्रामकता के कारण किसी के मन में भय है ना, वह भय कितना भी निराधार बेकार हो, है ना, आप उस भय को शांत कीजिए, उस डर को शांत कीजिए। अगर शांत नहीं करेंगे तो लोगों के मन में कड़वाहट बनी रह जाएगी। आगे कहते हैं कि उन्होंने कहा जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। कहते हैं कि हमें एक राष्ट्र बनाना है, हम एक देश बना रहे हैं, है ना। जब हम एक देश बना रहे हैं तो हमें आपस में मिल के रहना होगा, है ना। हमें चीज़ें एक दूसरे पे थोपना नहीं है ना। एक दूसरे पे हम कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं, है ना। अगर जैसे ही थोपेंगे तो हम एक देश बना नहीं पाएंगे, एक राष्ट्र बना नहीं पाएंगे।